सरिता मुकुल से मजाक कर रही थी। आजकल आपके टूर बहुत हो रहे हैं, क्या बात है जनाब? मुकुल ने भी हंसी में जवाब दे दिया। क्या करूं, नौकरी का सवाल है, नहीं तो तुम्हें छोड़कर जाने का मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता है। इस बार सरिता ने सादगी से पूछा था। पहले तो ऐसा नहीं था, फिर अचानक इतने ज़्यादा टूर क्यों हो रहे हैं? मुकुल को गुस्सा आ गया। तो क्या करूं, घर में बैठ जाऊं? सरिता बोली। इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। मुकुल ने कहा। जैसा बॉस कहेंगे वैसा ही करना पड़ेगा। तुम मुझ पर शक कर रही हो, जैसे मैं किसी और से मिलने जाता हूँ। सरिता ने कहा। अरे, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम्हारे मन में ऐसे ऐसे ख्याल आ जाते हैं जिनका कुछ भी मतलब नहीं होता है। अच्छा बाबा, माफ़ कर दो। मैं तो इसलिए कह रही थी कि गर्मी की छुट्टियों में हम सब बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने चलें। सरिता जैसे अपनी सफाई पेश कर रही थी। मुकुल ने कहा। ठीक है, देखते हैं। सरिता छत पर चली गई थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने पड़ोसन मनु खड़ी थी। आओ मनु भाभी, आज अचानक कैसे आना हुआ? तुम्हें पता है सरिता कि आजकल कॉलोनी में क्या हो रहा है? नहीं, ऐसा क्या हो रहा है जो मुझे नहीं पता? अरे, पिछले कई दिनों से एक पागल लड़की इस कॉलोनी में आई हुई है और सब बच्चे उसे छेड़ते रहते हैं। हाँ, मैंने भी उसे देखा है, पर बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी वो दोनों बातें कर ही रही थीं कि बाहर बहुत शोर शराबा होने लगा। दोनों घर के बाहर आ गईं। सरिता ने देखा कि एक लड़की भाग रही थी और कुछ बच्चे उसके पीछे भाग रहे थे। सरिता ने उन बच्चों को डांट लगाई और उसे अपने साथ घर में ले आई। अंदर आते ही वो लड़की बेहोश हो गई। सरिता ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। होश में आने पर वो सरिता से लिपट कर रोने लगी। सरिता ने लड़की से उसका नाम पूछा, लेकिन वो चुप रही। फिर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और सरिता से ऐसे लिपट गई जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। सरिता ने उसे आराम से बिठाया और उसे खाने को दिया तो वो फटाफट 6 रोटियां खा गई, जैसे बहुत दिनों से भूखी हो। पड़ोसन मनु ने उस लड़की से पूछा, कौन हो तुम? तो वो चुप रही। कई बार पूछने पर वो बोली, मेरा नाम हेमा है। मनु ने सरिता से कहा। सरिता, पता नहीं ये कहाँ से आई है, अब इसे यहाँ से जाने को कह दो। सरिता बोली। कैसी बातें कर रही हो भाभी? कुछ देर आराम कर ले, फिर जाने को कह दूंगी। मनु ने उसे फिर से समझाने की कोशिश की। देख सरिता, मैं कह रही हूँ कि ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। सरिता बोली। भाभी, मैं एक एनजीओ के साथ काम करती हूँ, मैं पहले उनसे बात करके देखूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, कहकर मनु चली गई। सरिता अब वापस आई तो देखा कि वो लड़की कमरे के एक कोने में दुबकी डरी सी सैमी सी बैठी थी। सरिता ने उसे आवाज़ लगाई, हेमा। वो कुछ नहीं बोली, बल्कि और सिमट कर बैठ गई। सरिता उसके पास गई और पूछा, हेमा नाम है ना तुम्हारा? उस लड़की ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया। सरिता ने उससे कहा, देखो, डरो नहीं और बताओ तुम कहाँ से आई हो, हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देंगे। वो लड़की इतना ही बोली। मेरा कोई घर नहीं है दीदी,
सरिता को उसकी बात सुनकर हैरानी हुई कि ये तो कहीं से भी पागल नहीं लग रही है। अचानक उस लड़की ने सरिता के पैर पकड़ लिए। सरिता को उसका बदन गर्म लगा। ऐसा लगता था जैसे उसे बुखार हो। अच्छा ठीक है, आज की रात तुम यहीं रह जाओ, कल मैं तुम्हें अपनी संस्था ले चलूँगी। दीदी जी, आप मुझे अपने पास रख लो, मैं घर का सारा काम करूँगी। ये कहकर वो फिर से रोने लगी। अच्छा, आज तो तुम यहीं रहो, फिर कल देखेंगे। मुकुल रात को काफ़ी देर से आए तो उसे उस लड़की के बारे में कुछ नहीं बताया। अगली सुबह सरिता ने मुकुल को उस लड़की के बारे में बताया तो मुकुल ने साफ शब्दों में कह दिया, सरिता, इसको अभी घर से निकाल लो, पता नहीं कौन है। सरिता बोली, हाँ मुकुल, लेकिन अभी मैं इसे अपनी संस्था ले जाती हूँ। मैं रात को घर आऊँ तो मुझे कोई बखेड़ा नहीं चाहिए। ये कहकर मुकुल चले गए। सरिता नीचे आई तो देखा कि उस लड़की को तेज बुखार था। सरिता ने उसे दवा दी। फिर रात को मुकुल ने सरिता से पूछा, क्या वो लड़की चली गई? सरिता ने कहा, नहीं मुकुल, उसे बहुत तेज बुखार है और ऐसी हालत में वो लड़की कहाँ जाएगी? अगर वो मर गई तो? मुझे नहीं पता, कहते हुए मुकुल नीचे चला गया। वहाँ पर लड़की बेहोश पड़ी थी। पता नहीं क्यों मुकुल उसे देखकर हैरानी में पड़ गया। सरिता, शायद तुम ठीक कह रही हो। अगर ये यहाँ से गई और मर गई तो क्या होगा? फिर हम क्या करेंगे? ऐसा करते हैं, जब तक ये ठीक नहीं हो जाती इसे अपने पास ही रख लेते हैं। सरिता बोली, ठीक है। आजकल करते करते कई दिन गुजर गए पर हेमा वहाँ से नहीं जा सकी। वैसे सरिता अब तक सिर्फ इतना ही जान पाई थी कि वो एक पहाड़ी लड़की थी और किसी साहब से मिलने आई थी। सरिता ने उस लड़की से पूछा, तुम्हें यहाँ कौन छोड़ गया है? वो लड़की बोली, मेरे गांव से कई लोग यहाँ पर काम करने आते हैं, उन्हीं लोगों के साथ मैं भी आ गई। देखो, अगर तुम हमें अपना गांव का नाम पता बता दोगी तो हम तुम्हें वहाँ पहुँचा देंगे। इतना सुनते ही वो लड़की बोली, मैं पहली बार अपने गांव से बाहर निकली हूँ और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे गांव का नाम क्या है। पता नहीं वो सच बोल रही थी या झूठ, पर सरिता को उसकी बातों पर कभी भरोसा हो जाता तो कभी नहीं। अभी हेमा को आए हुए कुछ ही समय बीता था कि सरिता को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। सरिता हैरानी में पड़ गई कि अब वो क्या करे। उसने हेमा से पूछा कि ये सब क्या है, कौन है इस बच्चे का पिता? लेकिन हेमा का एक ही जवाब होता, मुझे नहीं पता दीदी, शायद पागलपन के दौरे में मेरा किसी ने फ़ायदा उठा लिया होगा। फिर सरिता ने कहा, अरे तू याद करने की कोशिश तो कर, शायद याद आ जाए। नहीं दीदी, क्योंकि जब मुझे दौड़ा पड़ता है तो उस समय की सारी बातें मैं भूल जाती हूँ। सरिता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने मुकुल से बात की। ये सब सुनकर वो बहुत गुस्सा हो उठा और बोला, मैंने तो पहले ही कहा था कि इसके चक्कर में मत पड़ो, अब भुगतो। तो क्या उसे घर से निकाल दूं? अब क्या घर से निकालोगी? रहने दो। अब सरिता ने अपने पड़ोसियों से बात की। सब ने यही राय दी कि उसे फौरन घर से निकाल देना चाहिए। पर सरिता ने हेमा को घर से जाने के लिए एक बार भी नहीं कह पाई। हेमा के माँ बनने का समय भी आ गया था। सरिता अब तक एक बड़ी बहन की तरह हेमा की देखभाल कर रही थी। हेमा को एक बहुत ही सुंदर प्यारा सा बेटा हुआ।
उस बच्चे को देखकर सरिता को अपने बच्चों का बचपन याद आ गया। ठीक होने के बाद हेमा ने फिर से घर के सारे काम करने शुरू कर दिए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन सुबह सरिता ने देखा कि रसोई बिखरी पड़ी है। इसका मतलब अभी तक हेमा नहीं आई थी। कुछ देर उसका इंतज़ार करने के बाद सरिता उसके कमरे में आई तो देखा कि हेमा कमरे में नहीं थी। उसका बच्चा पलंग पर सो रहा था। सरिता ने बच्चे को गोद में उठा लिया। बच्चे के पास एक चिट्ठी रखी थी। सरिता ने उसे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, दीदी मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन मुझे पागल बनना पड़ा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो आप मुझे अपने घर में नहीं रखती। मैं बहुत गरीब घर से हूँ। कुछ समय पहले मुकुल साहब मेरे गांव आए थे। उन्होंने मुझे एक अच्छी ज़िंदगी के सपने दिखाए, लेकिन बदले में आपने जान ही लिया होगा कि मैंने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। दीदी मैंने ही साहब को मजबूर किया था कि अगर वो मुझे अपने घर में नहीं रहने देंगे तो मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगी। साहब जैसे भी हैं, लेकिन वो अपना घर नहीं तोड़ना चाहते हैं। अगर मैं चाहती तो आपके घर रह सकती थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि सच को ज़्यादा दिनों तक नहीं छुपाया जा सकता। दीदी आप इतनी अच्छी हैं कि कभी कभी मुझे लगता था कि मैं आपके साथ बेईमानी कर रही हूँ, लेकिन इस बच्चे की वजह से चुप रह जाती थी। दीदी अब ये आपका बच्चा है, आप जैसे चाहें इसकी परवरिश कर सकती हैं। मैंने साहब को माफ़ कर दिया है, आप भी उनको माफ़ कर देना। सरिता चिट्ठी पढ़कर मानो आसमान से नीचे गिर पड़ी। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा गुनाह उसकी आंखों के सामने सब कुछ होता रहा और उसे पता भी नहीं चला। उसने कभी भी मुकुल और हेमा को एक साथ नहीं देखा था और ना ही दोनों को कभी बातें करते सुना था। तो फिर कब? सरिता को आज लग रहा था कि कमरे की दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं, सरिता पगली वो लड़की नहीं थी, तू थी जो अपने पति और एक अनजान लड़की पर भरोसा कर बैठी। सरिता यही सब समझने की कोशिश कर रही थी कि किसने उसे धोखा दिया, उस पागल लड़की ने या उसके पति ने। तो दोस्तों आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।